नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी पिछले 3.5 घंटे से एक मीटिंग कर रहे हैं और यह मीटिंग शुद्ध रूप से राजनीतिक है। नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के सारे बड़े नेताओं के साथ इस वक्त 2024 की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया है, करीब करीब हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, उस राज्य के विधानमंडल दल के नेताओं को इस मीटिंग में रखा गया है। राज्यवार रिपोर्ट ली जा रही है, किस राज्य में कौन सी सीट कमजोर है, किस राज्य की कौन सी सीट पक्की है, कहां क्या कंफ्यूजन है, कहां अलायंस पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट करना है। सारी बातें अगले 48 घंटे में बीजेपी तय कर देगी। और नरेंद्र मोदी के विरोधी क्या कर रहे हैं? पहले वो संसद के बाहर हंगामा कर रहे थे और अब वो जंतर मंतर पर हंगामा कर रहे हैं। ग्राउंड में जाने की बात तो दूर, अभी सीट शेयरिंग की टेबल तक नहीं पहुंचे हैं और चुनाव में गिन के 50 ही दिन बचे हैं। मई महीने में जब रिजल्ट आएगा तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी का होमवर्क कैसा था और विरोधियों का होमवर्क कितना कमजोर था। बाकी बात इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी को हराने की कोई थ्योरी है या कोई थ्योरी नहीं है? तो फिर राहुल और खरगे कौन सी थ्योरी सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इंडी अलायंस वाले इतना जोश क्यों दिखा रहे हैं? संसद से लोकसभा के 100 सांसद सस्पेंड किए गए, राहुल ने उसमें 60% वोट कैसे जोड़ लिया? ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। 14 और 19 में मोदी से राहुल को ऐसी हार मिली कि वो मोदी का 40% वोट जोड़ते हैं, मगर बाकी 60% वोट अपने पाले में फिट कर दे रहे हैं। 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 19% वोट मिले, उससे दोगुना यानी करीब 38% वोट बीजेपी को मिले। फिर राहुल किस आधार पर 60% वोट वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं? सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि सारा विपक्ष एकजुट है, एक अकेले मोदी की हार तय है, मगर 19 के आंकड़े तो ये कहते हैं कि 1 या 2 नहीं, पूरे 15 राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर 50% से ज्यादा है। यानी इन 15 राज्यों की 343 सीटों पर बीजेपी को राहुल तो क्या पूरी इंडी अलायंस नहीं हरा सकती। 24 में साथ आके भी विपक्ष मोदी को क्यों नहीं झुका पाएगा, क्यों नहीं हरा पाएगा? जिन 190 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होगी, उसमें किसकी कितने सीटें बढ़ेंगी, किसकी कितनी सीटें घटेंगी? जिन 185 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की टक्कर रीजनल पार्टियों से होगी, वहां क्या होगा? किसके वोट शेयर में इजाफा होगा, किसको घाटा होगा? मोदी के दुश्मन इन दिनों एक ही मिशन पर लगे हुए हैं। दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में भीड़ जुटाओ, मंच सजाओ, मोदी हटाओ वाला टेप बजाओ, पब्लिक के बीच मैसेज पहुंचाओ, वीडियो वायरल कराओ। पहले एक को बुलाओ, फिर दूसरे को लाओ, फिर तीसरे को बुलवाओ। मोदी ने सब खत्म कर दिया, मोदी ने सब बर्बाद कर दिया। माइक ऑन करके सबसे यही कहलवाओ। जिसकी सोने की नगरी थी उसका भी घमंड नहीं रहा था, आज मोदी जी का घमंड है, वो उनका घमंड था, वो टूटेगा, देश की जनता तोड़ेगी। तानाशाही के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर के खड़ा है। देखिए, लड़ाई अब सड़कों पर होगी और इस लड़ाई को हमें हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर जगह लड़ना होगा। बड़े बड़े फ्रंट खत्म हो गए, बड़ी बड़ी ताकतें खत्म हो गई, तो यहाँ पे आपकी क्या हैसियत है? 24 के अंदर हम इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे जो प्रजातंत्र के खिलाफ हैं, जो
जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी बुलडोजर चला दिया। पूरे देश भर में ये जो जनतंत्र का जो खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम के विरोध में पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल अहंकार है, बिल्कुल अहंकार है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, सत्ता का अहंकार ऐसा ही होता है। पूरे देश में संदेश भेजना चाहिए कि अगर इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की जरूरत है। लोकतंत्र की मां की हत्या हो गई है, अब लोकतंत्र की मां को पुनर्जीवित करना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं, अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब? सॉल्यूशन नहीं, लोगों को संदेश जाएगा कि लोकतंत्र का जिबाह किया जा रहा है, इट इज बीइंग असैसिनेटेड। मगर क्या सड़क पर इंडी अलायंस संसद में तानाशाह वाले पोस्टर बैनर से मोदी विरोधियों को जीत का माइलेज मिल जाएगा? क्या बोल्ड लेटर्स में यूनाइटेड वी स्टैंड सेव डेमोक्रेसी वाले रेटोरिक से 24 में इंडी गुट का वोट बढ़ जाएगा? क्या हाथ में हाथ वाली फोटो फैलाने से 24 में देश का पीएम बदल जाएगा? राहुल के दिल में इंडिया है, मान लिया, मगर क्या भारत के दिल में राहुल है? विरोधी कह रहे हैं मोदी अहंकारी है, मगर क्या सच्चाई यह है कि अकेले मोदी ही सब पे भारी है? इसके लिए आपको 24 का इक्वेशन और पॉलिटिकल कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझना होगा। दक्षिण के 6 राज्यों को छोड़ दे तो 2019 में बाकी के राज्यों की 413 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को अकेले अपने दम पर 274 सीटें मिली। यानी अगर मोदी इसे 24 में मेंटेन करते हैं तो भी बीजेपी की 274 सीटें कहीं नहीं जा रही। उल्टे इसमें मोदी कम से कम 100 सीटों का इजाफा और कर सकते हैं। इंडी अलायंस ने शुक्रवार को जंतर मंतर से 24 वाला जो मंत्र फेंका है, जिस तरह खरगे ने 400 का आंकड़ा देकर मोदी को टारगेट किया है, वो इंडी अलायंस पर उल्टा पड़ने वाला है। और ये कैसे होगा, बस थोड़ी देर में बताएंगे। पहले खरगे की ये बात सुनिए। मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए, हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है, वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। मोदी की पार्टी तो कहती ही है। अब खरगे भी सोचने लगे हैं कि मोदी आखिरकार ऐसा क्या करेंगे कि 24 में बीजेपी 400 के पार चली जाएगी। इसका कैलकुलेशन 19 के नंबर से समझिए। 2019 में 190 ऐसी सीटें थीं जहां सीधी फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की थी। 190 में से 175 सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस को मिली सिर्फ 15 सीटें। बीजेपी का वोट शेयर था 56.5%, कांग्रेस का वोट शेयर था 35.3%। यानी मोदी से डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस कहीं नहीं टिकी। इसी तरह 2019 में 71 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस की सीधी टक्कर रीजनल पार्टियों से थी। नतीजे देखिए, 40.7% वोट शेयर के साथ कांग्रेस ने 37 सीटें जीती। रीजनल पार्टियों ने 40.9% वोट शेयर के साथ 34 सीटें जीती। इसी कैलकुलेशन को देखकर 24 के लिए इंडी अलायंस बना ताकि विपक्ष का वोट जुड़े तो मोदी को नुकसान हो। मगर क्या ऐसा होगा? क्योंकि 19 के नतीजे तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। 2019 में अगर बीजेपी और रीजनल पार्टियों के बीच की फाइट देखें तो 2019 में ऐसी 185 सीटें थीं जहां बीजेपी की टक्कर रीजनल पार्टियों से थी। इन 185 में से 128 सीटें बीजेपी ने जीती, वो भी 47.2% वोट शेयर के साथ, जबकि रीजनल पार्टियों को 57 सीटें मिली,
40.2% वोट शेयर के साथ, यानी नंबर्स यहां भी मोदी की पार्टी के ही ज्यादा थे। 24 में इंडिया अलायंस के लिए फिलहाल जो सिनारियो बनता दिख रहा है, उसमें 543 में से 153 सीटों पर तो बात बन सकती है, मगर 134 सीटों पर कोई चांस नहीं है। 88 सीटें अलायंस के लिए नुकसानदायी हैं, बाकी की 168 सीट पर फाइट संभव है। इसीलिए हर घंटे मोदी के सियासी विरोधी ऑन कैमरा इतने एग्रेसिव हैं। फिर चाहे सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला निकला हो या ना हो, सबके अपने अपने दावे हैं, सबका अपना अपना कैलकुलेशन है। हर लाइन में किसी तरह मोदी हटाओ वाला नैरेटिव है। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं, और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। और आज मोदी जी हर एक को दबा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है, उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज है, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मगर विपक्ष के तमाम दावों के बावजूद क्या 24 में मोदी को हराना इतना आसान है, या ये सिर्फ मोदी विरोधी गुट का ख्याली पुलाव है? इसे 7 अलग अलग पॉइंट से समझते हैं। भारत के वोटर्स की नजर में सबसे बड़ा ब्रांड अगर कोई है तो वो मोदी है। 10 साल बाद भी ब्रांड मोदी बिल्कुल इंटैक्ट है। जनवरी 2020 में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 84% थी, और आज की तारीख में यानी दिसंबर 2023 में भी मोदी का पॉपुलैरिटी ग्राफ 76% पर है, जो 24 से पहले बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। 3 राज्यों के नतीजों ने साबित किया है, राज्यों के नतीजों में भी मोदी ही सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास स्टेट लेवल का कोई बड़ा चेहरा नहीं था, फिर भी बीजेपी थी। वजह मोदी फैक्टर। एमपी और राजस्थान में बीजेपी ने सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया, बावजूद इसके जीत मिली। वजह मोदी फैक्टर। अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर राज्यों में मोदी की गारंटी जीत का फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो फिर 24 में इंडिया अलायंस के सामने कितनी मुश्किल चुनौती है। इंडिया अलायंस की पार्टी कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा ही नहीं जिसे वो नॉर्थ इंडिया में नेशनल फिगर के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके, जबकि दूसरी ओर नॉर्थ इंडिया के लोगों को लगता है कि नेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा पॉपुलर और करिश्माई नेता अगर कोई है तो वो मोदी है। हिंदी हार्टलैंड में मोदी के कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2019 के चुनाव में हिंदी भाषी राज्यों की 225 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 177 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को हिंदी हार्टलैंड से सिर्फ 6 सीटें मिली। इससे एक चीज तो क्लियर है, राहुल मोदी का 40 और अपना 60% वाला फॉल्स कैलकुलेशन करना बंद करें और अपने स्ट्राइक रेट पर ध्यान दें। वैसे हिंदी बेल्ट में तो ऐसा होता अब दिख नहीं रहा, इसकी भी वजह है। हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी का कोर वोटर और पार्टी की मशीनरी अभी भी कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत है। 3 महीने पहले ही बीजेपी को कर्नाटक में करारी हार मिली थी, पर वो 3 हिंदी भाषी राज्य जीत गई।
ये कैसे हुआ, इसे एमपी के एक उदाहरण से समझिए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 79 अहम सीटों पर उन हैवीवेट्स को उतारा जो केंद्र में मंत्री थे। नतीजा ये हुआ कि 79 में से 53 सीटें बीजेपी को मिल गई, यानी 2018 से 18 सीटें ज्यादा। रही बात कांग्रेस की, तो इस पार्टी को आज की तारीख में एक ऐसा परिवार चला रहा है जो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल आउट ऑफ टच है। राहुल का हर स्लोगन कांग्रेस पर बैकफायर करता है। 10 साल तक राहुल ने मिसफायर ही किए, आज भी कर रहे हैं, और यंग वोटर्स में उनकी जरा भी मास अपील नहीं है। फर्स्ट टाइम यंग मेल वोटर्स में भी मोदी ही पॉपुलर है, राहुल नहीं। महिला वोटर्स के बीच भी प्रियंका गांधी नहीं, मोदी ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। फैमिली फर्स्ट वाली पॉलिटिक्स ही नेशनल लेवल पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा बर्डन है। ये कैसे है, समझाते हैं। स्टेट लेवल पर तेलंगाना में कांग्रेस इसलिए जीती क्योंकि उसके पास रेवंत रेड्डी जैसा चेहरा था, जो फर्स्ट जनरेशन लीडर है। मगर नॉर्थ इंडिया में वो बुरी तरह फ्लॉप हुई क्योंकि नेशनल लेवल पर नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस गांधी परिवार का चेहरा बेचती है, किसी फर्स्ट जनरेशन लीडर को मौका ही नहीं देती। यानी एक तरफ वो हैं जो गांधी परिवार को आगे बढ़ाते हैं, जबकि दूसरी तरफ मोदी, अमित शाह और नड्डा जैसे चेहरे हैं, फर्स्ट जनरेशन वाले लीडर हैं। न्यू जनरेशन के वोटर्स परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ हैं। तेलंगाना में यही हुआ। फर्स्ट जनरेशन लीडर रेवंत रेड्डी जीत गए, केसीआर की फैमिली पॉलिटिक्स हार गई। मगर कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर गांधी परिवार से ऊपर उठ ही नहीं सकती। ऐसे में 24 कैसे जीतेगी? अगर आप राहुल गांधी जी का देखेंगे, संसद में नजर नहीं आते हैं, संसद में भी आते हैं तो फोन पे व्यस्त नजर आते हैं। संसद भवन के अंदर भी और बाहर भी, बाहर तो वीडियो बनाने में अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं है। अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाने वालों का वीडियो बनाना रह गया है। क्या राहुल गांधी जी के पास अब कांग्रेस में इतनी ही भूमिका बची है? क्या इतनी बेरोजगारी आ गई राहुल गांधी जी की कि उनके पास कोई और काम नहीं बचा है? क्या केवल यही उनको करना है? चुनाव की पराजय की झलक संसद के सत्र में दिखी क्योंकि विपक्ष सामना नहीं कर पा रहा था, जनता से मुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाना चाहता था। चुनाव की पराजय के बाद मानसिक संतुलन कुछ लोग खो हटे थे, और ये मानसिक संतुलन खो बैठने वाले कुछ लोग ना एक स्वर में बोले, ना एक साथ आए। 24 में चुनावी माइलेज लेने के लिए राहुल ने 23 में ओबीसी वाला कार्ड भी खेला, मगर 24 के सेमीफाइनल में वोटर्स ने ही राहुल के प्लान को पंक्चर कर दिया। ओबीसी और आदिवासी दोनों ही वर्गों ने मोदी की पार्टी को 3 राज्यों में बम्पर वोट दिया, और ये ट्रेंड 24 में भी दिखेगा। क्यों, अब ये भी समझिए। 2014 और 2019 में दलित वोट का आंकड़ा भी बता रहा है, ये वोटर अब बीजेपी की ओर शिफ्ट हो चुका है। मसलन 14 में बीजेपी को 24% दलित वोट ले, तो 19 में आंकड़ा बढ़कर 34% हो गया। कांग्रेस 19% में सिर्फ 1% का इजाफा कर पाई, यानी जिस कांग्रेस को 14 में 19% दलित वोट मिले, 2019 के चुनाव में उसे सिर्फ 20% दलितों का वोट मिला। टोटल एससी सीट्स की बात करें तो 2019 के चुनाव में 84 में से बीजेपी ने 46 सीटें जीती, कांग्रेस ने सिर्फ 6। डबल फिगर में सिर्फ मोदी की पार्टी दिखी, बाकी सारे सिंगल डिजिट में ही अटक गए। 2014 में जिस बीजेपी को 47 रिजर्व एसटी सीट्स में से 26 में जीत मिली थी, 2019 में वो संख्या 31 हो गई। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 24 के लिए इंडिया अलायंस के लीडर्स सिर्फ भीड़ जुटाकर माहौल बना सकते हैं, वोट नहीं जुटा सकते? आंकड़े तो यही कहते हैं। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। आपने देखा है कि इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान ने जनता जनार्दन ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोगों को किस प्रकार का जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। जनता वोट सोच समझ के करती है, जनता वोट काम की गारंटी पर करती है। मोदी के गारंटी पर आज जनता को विश्वास है। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है
कि आज राहुल गांधी मोहब्बत और नफरत की दुकान के बारे में बात कर रहे हैं। रस्सी जल गई मगर कांग्रेस पार्टी की बल नहीं गई है अभी तक। जनता जनार्दन 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जवाब देगी। 24 में मोदी को हराने के लिए जिस गाजेबाजे के साथ इंडी अलायंस ने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचाया, फिलहाल तो उनके ही खेमे में हंगामा मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने दिल्ली में खरगे का नाम पीएम के लिए आगे क्या किया, अंदर ही अंदर बवाल मच गया। पहले राहुल ने नीतीश कुमार को फोन मिलाया, फिर तेजस्वी ने नीतीश के घर का राउंड लगाया, कैमरे पर आकर कुछ और बताया, ऑल इज वेल वाला गाना गुनगुनाया। इन्होंने बेकार की बातें हैं, कोई नाराजगी नहीं, एकदम मजबूती के साथ हम लोग साथ हैं और मजबूती के साथ यही निर्णय हुआ है कि भाजपा को हराना है और हम लोग इस काम में लगे हैं। एक बात समझ लेना, बहुत ही फलदायक बैठक हुआ और जब भी अच्छी बैठक होती है तब समझे कि कुछ जो मानसिकता की मीडिया जो है वो उल्टा अगर चलाती है तो इसका मायने रख समझ जाना चाहिए कि अच्छी बैठक हुई। तो कुछ मीडिया मानसिकता के लोग हैं यहाँ जिनको ये चीज़ें पच नहीं रही हैं कि भाई इतनी बड़ी अलायंस हो गई और सब लोग एकजुट बैठे हैं और फलदायक बैठक हो रही है, तो उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी जो है किस प्रकार से की जाए। अरे हम लोग तो सब लोग वहीं थे। यानी विपक्ष तितर बितर न हो, इसके लिए डैमेज कंट्रोल का सिलसिला शुरू हो चुका है। मगर डैमेज तो हो चुका है, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी और ही लाइन पर चल रहा है। नीतीश की पार्टी के एक विधायक ने तो कैमरे पर यह तक कह दिया है, खरगे फरगे कौन है, पीएम की रेस में तो सिर्फ नीतीश है। पब्लिक नहीं मानेगी, खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है। अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी। तो आप बोले तो हम जान गए, उनको कोई नहीं जानता है। बड़े मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, पूरे हिंदुस्तान ने जानता है, खड़गे को नहीं जानता। यानी मल्टी कैमरा सेटअप लगवा के फोटो खिंचवा के इंडी अलायंस ने जोड़ तोड़ की कोशिश तो खूब की, मगर फिलहाल ये अलायंस बनने से पहले ही टूटने की कगार पर है। और अगर वो साथ आ भी गए तो क्या हो जाएगा, कितने वोट जोड़ लेंगे, कितना 1-to-1 फाइट कर लेंगे। यूपी का ही एग्जाम्पल लीजिए। 2019 में यहां बीजेपी को अकेले 51% वोट मिले, जबकि कांग्रेस 6%, सपा 18%, बसपा 19% पर आकर रुक गई। यानी सब मिलाकर बीजेपी के आसपास कोई नहीं दिखा। 19 में जब हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 1-to-1 कॉन्टेस्ट हुआ तो एमपी में बीजेपी को 58%, कांग्रेस को 34% वोट मिले। राजस्थान में बीजेपी को 58%, कांग्रेस को 34% वोट मिले। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 50%, कांग्रेस को 40% वोट मिले। कमोबेश ज्यादातर राज्यों में यही पैटर्न दिखा। जहां जहां बीजेपी का किसी दूसरी पार्टी से 1-to-1 कॉन्टेस्ट हुआ, बाजी मोदी नहीं मारी। ऐसे में इंडी अलायंस का ये कहना कि हम जुड़ गए हैं इसलिए 24 में जीत जाएंगे, सिर्फ हवा हवाई बातें लगती हैं। ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही कहती है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले फिलहाल तो कहीं कॉन्टेस्ट में दिख नहीं रही। और जब तक राहुल अपना स्ट्राइक रेट नहीं सुधार लेते तब तक 24 तो छोड़िए, उसके आगे भी ऐसे किसी अलायंस के जीतने का चांस नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन भेजा गया है। इस बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन आया था तो उन्होंने कहा था कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, गैर कानूनी है और वो ईडी के बुलाने पर नहीं गए। तब केजरीवाल पंजाब में विपशायना करने चले गए। अगर तीसरे समन पर भी अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं होते हैं तब फिर ईडी कोर्ट जा सकती है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू करवा सकती है। तो यानी एक के बाद एक अब ये तीसरा समन भेजा गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आगे बढ़ते हैं।
देश के हर हिंदू के मन में क्या है, 2024 में किसको वोट देना है, उसने अभी से तय कर लिया है। देश में करीब 80 से 82% हिंदू वोट है और 18 से 20% में मुसलमान के अलावा बाकी सब गैर हिंदू वोटर शामिल हैं। 22 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच देश में राम लहर चलेगी और हर हिंदू के घर घर पहुंचेगी। इस लहर में कौन बहेगा, कौन बचेगा, कौन सा अलायंस जीत की हैट्रिक मारेगा और कौन धड़ाम होगा, सारी डिटेल इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। अयोध्या हिंदू वोट का नया रिमोट, 24 में मंदिर विरोधियों पर तगड़ी चोट। मोदी ने 24 की फ्लाइट प्रभु श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन होने से एक हफ्ते पहले ही उतार दी है। यह प्रभु राम की लीला है, जिससे एयरपोर्ट की डेडलाइन 30 दिसंबर है, वो हफ्ते भर पहले ही रेडी टू फ्लाइट मोड पर है। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, रामनगरी का कंकड़ कंकड़ त्रेता युग की अयोध्या का आभास दे रहा है। राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ को देखकर देश का हिंदू ऐसा महसूस कर रहा है जैसे वाकई 500 साल बाद रामलला फिर अयोध्या लौट आए हैं। 30 दिसंबर को नरेंद्र मोदी धर्मपथ से ही रामलला मंदिर के उद्घाटन के लिए जाएंगे। इन रास्तों में एक एक डिजाइन राम के रंग में रंगी हुई है। सड़कों के किनारे लगे सूर्य स्तंभ भगवान राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक को दर्शा रही है। मंदिर का मुख्य द्वार भी सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा, जहां से नरेंद्र मोदी उद्घाटन के लिए मंदिर में प्रवेश करेंगे। अयोध्या की सड़कों को चौड़ा करने के बाद जो लाइटें लगाई गई हैं, उन्हें देखकर श्रद्धालु त्रेता युग में खो जाएंगे। लाइट पोल में धनुष और रुद्राक्ष प्रत्यंचा पर चढ़ा है। तीर पर भगवा रंग की पताका लिए पवन पुत्र हनुमान विराजमान हैं, जो अयोध्या के रक्षक हैं। उनके नीचे रक्षा कवच है और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए भगवान राम भी नजर आ रहे हैं। हर लाइट पोल पर राम रक्षा यंत्र भी लगाया गया है, ताकि अयोध्या को किसी की बुरी नजर न लगे। देश भर से आए राम योगी के रामराज को देखकर खुशी से झूम रहे हैं। हम तो बेंगलुरु से आए हैं। बहुत ही मतलब आनंदमयी मतलब एक्सपीरियंस रहा है। मन में तो भाई सरयू रिवर के बारे में बहुत कुछ हमको पता था शुरू से कि यहाँ पे सूर्यवंशी राम के जमाने से है, लेकिन इतना मतलब भव्य दर्शन होगा हमारा हमको उम्मीद नहीं था। हमको पहले पता नहीं था कि हम अयोध्या आएंगे, तो अचानक से हमारा बना प्रोग्राम, इसलिए आ गए। बहुत ही अलौकिक, जैसा आपने कहा अलौकिक है, मनमोहक है और दिल को एकदम शांति पहुँचाने वाला मतलब समय है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ, अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ। बहुत प्रसन्न वातावरण है। जो यहाँ पे विकास हुआ है वो योगी जी है, कर्म योगी जी है और मोदी जी दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, अयोध्या के आगे बढ़ाएंगे, यूपी को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जागा हिंदू कॉमन सेंस, राम विरोधी टेंस। 22 को उद्घाटन, 24 में फिर मोदी को शासन। हिंदुओं ने 2014 से पहले सिर्फ गंगा आरती देखी थी, वो भी काशी और हरिद्वार की। लेकिन 10 साल में देश कितना बदल चुका है, उसका दर्शन अयोध्या आकर हो रहा है। सरयू तट पर लेजर शो चल रहा है और राम के प्रसंग दिखाए जा रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ पुरोहित आरती कर रहे हैं। बदली हुई अयोध्या को देखकर देश का सनातनी मोदी योगी की जय जयकार कर रहा है। जब अभी अयोध्या का पग पग श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, तो कल्पना कीजिए 22 जनवरी के बाद मंजर क्या होगा। अनुमान है कि रोजाना 1.5 लाख लोग अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने पधारेंगे। 2024 में जब यही श्रद्धालु ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे, तो किसका बटन दबाएंगे, इस पर अब किसी को संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुओं के लिए अयोध्या की तस्वीर किसने बदली है, राम मंदिर के निर्माण में किसका जोर है। जब कोई तुम्हारे इष्ट को लाएगा, तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। 2024 में देश का सनातनी इसी फर्ज को निभाने वाला है और भगवा का बटन इतनी जोर से दबाने वाला है, जिससे तुष्टीकरण और मंदिर विरोधी राजनीति का दम निकल जाए। बहुत अच्छा, आनंद ही आनंद है। प्रभु की कृपा है, राम जी का
जहाँ स्नान हुआ है सरयू में, वहाँ हमको आज मौका मिला यहाँ आरती करने का। बहुत बड़ा शुभ अवसर मिला है। अयोध्या सजी हुई है, अयोध्या एकदम रोड चकाचक है, और इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं अपने समाज के लिए। जो राम मंदिर बन रहा है उसका उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, रहती हूँ मुंबई में हूँ, लेकिन मैं स्पेशली आई थी यहाँ पे राम जन्मभूमि का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, और ये सब जितना निर्माण हो रहा है वो देख के मेरी एक्चुअली यहाँ पे नानी रहती है, उसके हिसाब से मैं आते रहती हूँ। लेकिन अभी जितना चेंज हुआ है ना, मोदी जी योगी जी दोनों जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बहुत ही सुंदर बन रहा है अयोध्या, चमका दिया गया है, एकदम चमका दिया गया है। बोला ही नहीं जा सकता, शब्द बहुत कम पड़ेंगे, इतना अच्छा किया हुआ है। हालांकि तोड़फोड़ जब मैं आई थी इससे पहले तो बहुत चालू था, तो उस टाइम लग रहा था क्या हो रहा है, लेकिन अभी तोड़फोड़ चेंज होने के बाद बहुत ही सुंदर। अयोध्या दिन रात बदल रही है। सरयू का पानी 14 के बाद सनातन के उत्थान की गवाही दे रहा है। त्रेता युग में जैसे सड़क किनारे पैदल चलने वालों के लिए आराम घर होते थे, वैसे ही अयोध्या में थोड़ी थोड़ी दूर पर बनाए गए हैं, ताकि पैदल चलने वाले राम भक्त बैठकर अयोध्या की बदली हुई फिजा को महसूस कर सकें और इस बात का मनन चिंतन कर सकें कि 2014 और 19 में जो उन्होंने एकजुटता दिखाई थी, अगर 24 में वही एकता दिखाई तो आगे मथुरा भी इसी तरह से बदली हुई दिखेगी। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार में ऐसी अयोध्या बन रही है जो अगले 100 साल तक यूं ही चमकती दमकती रहेगी। रामनगरी को प्रदूषण से बचाने के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया जाएगा। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट के साथ मोदी रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। अयोध्या दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाएंगे। 22 जनवरी को रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उन्हें सोने से बने कपड़े, मुकुट और कुंडल पहनाए जाएंगे। कुछ भक्तों ने सोचा है कि उनके सोने का वस्त्र बनाया जाए, तो सोने का वस्त्र बनाने के लिए उसके सोने का वो सूत बनाना पड़ता है, जैसे कपड़े का बनाना पड़ता है, और किस कला से बनाएंगे वो तो कलाकार ही जानेंगे। तो उस दिन भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो वस्त्र धारण करेंगे वह है सोने का बना हुआ वस्त्र को पहनेंगे। सोने का वस्त्र, सोने का मुकुट, सोने का कुंडल, और इस तरह से उनके हार, ये सब सोने के ही रहेंगे। मोदी योगी राम को ला रहे हैं। पूरा देश उत्साह उमंग से 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे आहत हैं। अब तक न्योता क्यों नहीं मिला? शिवसेना बीजेपी को कोस रही है। संजय राउत और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाहती है। ये जिसका योगदान है उनको कभी नहीं बुलाएंगे। अब तक तो नहीं आया है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बाला साहब ठाकरे जी का और शिवसेना का, तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा। सब कुछ तो ये लोगों ने किया है ना। अगर आप राम मंदिर की क्रेडिट लेना चाहते हो तो देश में आज जो हो रहा है, पुंछ में हो रहा है, संसद में घुसपैठ हो रही है, उसकी भी जिम्मेदारी लो भाई। इंडिया अलायंस के कई दल उद्घाटन का न्योता भेजे जाने के बाद यही टेप बजा रहे हैं कि राम सबके हैं। मोदी और योगी ने तो ये कभी नहीं कहा कि राम उनके हैं। राम सबके हैं, लेकिन 500 साल बाद राम जी को अयोध्या में लाने का क्रेडिट तो मोदी योगी की डबल इंजन सरकार को ही जाता है। ठाकरे अब जिस राजनीति के अड्डे पर बैठे हैं वो तो राम के अस्तित्व को ही नकारते आए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जिनका इस राम मंदिर के निर्माण में और उसकी मांग में कोई भी सहभाग रहा है, उनको बिल्कुल आमंत्रित किया गया नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस मंदिर के निर्माण में जो भी वहाँ क्रेडिट लेने जाने, उनका जीरो क्रेडिट है, उनका कोई लेना देना नहीं है। जो आदेश आया है वो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का है और कोर्ट के हिसाब से ये निर्माण होने जा रहा है। तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी ने श्रेयवाद में नहीं जाना चाहिए। मोदी योगी अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने में लगे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस खुशी के इस मौके पर विरोध प्रदर्शन की राजनीति कर रहा है। देश में लोकतंत्र को खतरा बता रहा है। खतरा उन्हीं से बता रहा है जो राम को ला रहे हैं। हम लोग सब यहाँ पे आए हैं और पूरे देश भर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो कत्लेआम हो रहा है हमारा जनतंत्र का, जनतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, तो ये अनिवार्य है कि आज जो सरकार में है
आज ये भाजपा की जो सरकार है, इस भाजपा को सत्ता से और सरकार से दूर रखना अनिवार्य है, तभी अपना भारत को हम बचा पाएंगे। और उसी संकल्प लेने हम यहाँ पे आए हैं। हम आज हमारे भारत और संविधान को बचाएंगे। राहुल गांधी और खड़गे 24 में मोदी को हटाने का दम तो भर रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ी अभी भी जंतर मंतर पर अटकी हुई है, जबकि मोदी का हेलीकॉप्टर प्रभु श्री राम एयरपोर्ट में लैंड कर चुका है। 2024 में 300 सीटों की लड़ाई है। यूपी में 80 सीट हैं और 80% सनातनी वोट हैं। बिहार में 40 सीट हैं और 82% हिंदू वोटर हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है और 91% हिंदू वोटर हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, 90% सनातनी वोटर हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है और करीब 88% हिंदू वोटर हैं। बंगाल में 42 लोकसभा सीट है और हिंदू आबादी करीब 70% है। इसके अलावा हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे छोटे राज्यों में भी हिंदू वोटर निर्णायक हैं। जब 22 तारीख को अयोध्या में मोदी रामलला के मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो हिंदुओं की भावनाओं का ज्वार क्या होगा? क्या देश में एक भी हिंदू ऐसा मिलेगा जो राम जी को अपने भव्य मंदिर में बैठे देखकर खुश नहीं होगा? जब 2024 का चुनाव आएगा तो यही हिंदू वोट डालने जाएगा तो क्या राम को भूल पाएगा? विरोधी जरूर उसे जात पात में उलझाने की कोशिश करेंगे। 2017 में 10% यादव ने बीजेपी को वोट दिया और 2022 में 12% यादव ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि समाजवादी पार्टी को 2017 में यादव के 68% वोट मिले, जो 2022 में बढ़कर 83% हो गए। लेकिन ओबीसी की बाकी जातियों ने बीजेपी का साथ दिया। 2017 में बीजेपी को कुर्मी जाति के 63% वोट मिले, जबकि 2022 में 66% वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 2017 में कुर्मियों के 16% और 2022 में 25% वोट मिले। 2017 में मौर्य जाति ने बीजेपी को 56% और 2022 में 64% वोट दिया, जबकि समाजवादी पार्टी को 2017 में मौर्य बिरादरी के 18 और 2022 में 22% वोट मिले। 2017 में निषाद जाति के बीजेपी को 74% और 2022 में 63% वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2017 में निषाद जाति के 7 और 2022 में 26% वोट मिले। दूसरे ओबीसी जातियों का जो बड़ा चंक है, 2017 में उनके बीजेपी को 62% और 2022 में 66% वोट मिले,